दोस्तों पिछले 1.5 साल के सेंट्रल बैंक्स, इकोनॉमीज, वर्ल्ड मार्केट्स, इनके आप बिहेवियर को देखोगे तो एक चीज तो समझ में आ जाती है कि जो ट्रेडिशनल तरीके थे, ट्रेडिशनल मॉडल्स थे चीजों को वैल्यू करने के, वो अब काम नहीं आ रहे हैं। ये हमें एक अजीब मोड़ पे लाके रख देता है जहां पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप नए तरीके सीखे और अपनाएं, या तो फिर जो चीज आपको समझ में ना आए उसमें पड़िए ही मत। और जोमेटो का आईपीओ ठीक हमें उस मोड़ पे लेके आ खड़ा है। आई एम श्योर आप सबको ये क्वेरी होगी कि क्या हमें जोमेटो के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बिजनेस कैसे है, और इसके बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम ट्राई करते हैं जोमेटो के बिजनेस को समझना। अच्छा, इस आईपीओ में आप अप्लाई करें ना करें, इसको समझने का जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस है और हमारे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि एक स्टार्टअप जो 10 साल पहले था ही नहीं, वो आज हमारे मार्केट्स में लिस्ट हो रहा है। बाय द वे, एक फन फैक्ट, इस आईपीओ में इन्फो एज 375 करोड़ के शेयर्स मार्केट में बेचेगा। क्या आपको पता है उसकी एक्विजिशन कॉस्ट क्या थी? आज के इस वीडियो में हम वो भी देखेंगे। पहले इस बिजनेस को समझते हैं। 2010 में यह बिजनेस शुरू हुआ था और बहुत ही सिंपल बिजनेस है। एक फूड एग्रीगेटर ऐप है जो आपके मेरे जैसे यूजर्स को रेस्टोरेंट्स के साथ कनेक्ट करता है। आपको अगर कुछ खाना ऑर्डर करना है, आप जोमेटो के ऐप पे ऑर्डर कर सकते हो, पेमेंट आप जोमेटो को दोगे, जोमेटो उसमें से अपने कुछ कमीशन रखेगा और बाकी का पैसा रेस्टोरेंट को ट्रांसफर कर देता है। तो ये जो कमीशन है, ये जोमेटो के 80-85% रेवेन्यूज में कंट्रीब्यूट करता है और बाकी 15% 3 और सेगमेंट से आते हैं। एक है जोमेटो प्रो के जो मेंबर्स हैं उनके सब्सक्रिप्शन फी, एक है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं वो जोमेटो के ऐप पे एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं तो वहां से कुछ रेवेन्यू आ जाती है, एंड थर्ड हाइपर प्योर, ये जोमेटो का नया इनिशिएटिव है जहां पे वो रेस्टोरेंट्स को फूड प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल्स खुद सप्लाई करता है। तो मोटा मोटा ये 4 बिजनेस सेगमेंट है जिसमें से 80-85% रेवेन्यू फर्स्ट सेगमेंट से आता है। जोमेटो के टोटल एक्टिव यूजर्स 3 करोड़ से ज्यादा है। पिछले 1 साल में 24 करोड़ ऑर्डर प्लेस हुए हैं। करीब 4 लाख रेस्टोरेंट्स इस बिजनेस में लिस्टेड है और 1.7 लाख डिलीवरी पार्टनर्स है। ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट है। इनफैक्ट ये टर्निंग पॉइंट है इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए कि ऐसी भी कंपनी लिस्ट हो रही है। इसके बाद शायद पेटीएम या ऐसे न्यू जनरेशन स्टार्टअप्स भी लिस्ट होंगे। ये इंडस्ट्री कैसी है दोस्तों? इस इंडस्ट्री को समझने के लिए पहले इंडिया में मोबाइल का पेनिट्रेशन समझिए कितना हुआ है। तो जहां यूएस और चाइना जैसे देशों में मोबाइल का पेनिट्रेशन 70-80% हो चुका है, वहां इंडिया में मोबाइल फोन्स का पेनिट्रेशन केवल 40-45% के बीच में ही है। तो जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगा मोबाइल का, वैसे इस बिजनेस को ग्रोथ पोटेंशियल मिलेगा। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया में जितना भी फूड कुक होता है उसमें से 90% फूड कंज्यूम्ड इज होम कुक्ड फूड। केवल 10% फूड ऐसा है जो आप और मैं रेस्टोरेंट से या बाहर से ऑर्डर करते हैं। अगर आप यूएस और चाइना को देखोगे, यूएस इज अ डेवलप्ड मार्केट, चाइना इज एन ऑलमोस्ट डेवलप्ड मार्केट। अगर आप उन मार्केट्स को देखोगे तो आज वहां पे जो फूड कंजम्पशन होता है उसमें से 50% इज कंज्यूम्ड फ्रॉम रेस्टोरेंट्स और आउटसाइड। तो ये दिखाता है कि कितना बड़ा पोटेंशियल है मार्केट को ग्रो करने का। इंडिया इज अ यंग कंट्री, यंग पॉपुलेशन, धीरे धीरे वर्किंग क्लास बढ़ेगा, 2 people फ्रॉम द सेम फैमिली विल वर्क, तो आउटसाइड फूड कंजम्पशन तो बढ़ने वाला है। तो इंडस्ट्री की एम्पल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है और ये बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है। दोस्तों अब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करते हैं। यहाँ पे असेस करने के 2 तरीके हैं। एक ट्रेडिशनल मॉडल है जहाँ पे हम सीधा आरओई, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो वगैरह देखते हैं। उस मॉडल से आप असेस करने जाओगे तो आप जोमेटो में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि वो अब तक लॉस मेकिंग रहा है और कंपनी ने जो फाइलिंग की है एक्सचेंज में, उसमें भी उन्होंने क्लियरली इंडिकेट किया है कि अगले कुछ साल तक वो लॉसेस कंटिन्यूड रहेंगे। तो उस मैट्रिक से तो आप कभी भी इन्वेस्ट कर नहीं पाओगे इस कंपनी में। इसको देखने का दूसरा नया नजरिया ये है कि आप इसको 2 पार्ट में बांट लीजिए। एक तो एक्सपेंशन में कितना खर्चा होगा और दूसरा क्या वो पर यूनिट पे या पर ऑर्डर पे
पैसा कमा रहा है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लास्ट टू लास्ट ईयर कंपनी हर ऑर्डर पे रफली 30 रुपए का लॉस कर रही थी, लेकिन पिछले साल कंपनी ने कुछ चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से वो 30 रुपए का लॉस 20 रुपए का प्रॉफिट पर ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है। वो चेंजेस क्या है? सबसे पहला तो एवरेज ऑर्डर की टिकट साइज बढ़ चुकी है, शायद लॉकडाउन के कारण टिकट साइज बढ़ चुकी है और वहां से मेजर प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज आया है। एंड उसके बाद डिलीवरी कॉस्ट कम हुए हैं, क्योंकि एक ही जगह पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल है तो डिलीवरी कॉस्ट कम हो जाएगा। अच्छा, डिलीवरी चार्जेस भी जोमेटो हैज बीन सक्सेसफुल कि वो अपने यूजर से हायर चार्जेस भी एक्सट्रैक्ट कर सके। तो एक तो बड़े ऑर्डर्स यानी कि हायर कमीशन, दूसरा हायर डिलीवरी चार्जेस भी वो कस्टमर से ले पा रही है, तीसरा डिलीवरी उसकी एफिशिएंट हो गई है इसीलिए डिलीवरी कॉस्ट कम हो गई, चौथा उन्होंने डिस्काउंट्स भी कम कर लिए हैं। तो इस वजह से जो पहले पर ऑर्डर बेसिस पे वो 30 रुपए का लॉस कर रहा था, अब वो 20 रुपए का प्रॉफिट कर रहा है। तो बिजनेस धीरे धीरे उनका एटलीस्ट ऑन अ पर ऑर्डर बेसिस प्रॉफिटेबल हो गया है। तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है, प्लस इन्होंने जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर से पैसा जमा किया, प्लस इस आईपीओ से जो पैसा जमा होगा, ये सारा पैसा कंपनी यूज करेगी एग्रेसिव एक्सपेंशन के लिए। और यहाँ पे हम नेक्स्ट सेगमेंट में एंटर करेंगे कि इस आईपीओ का पर्पस क्या है। दोस्तों, इस आईपीओ की साइज है 9,375 करोड़। इसमें से 9,000 करोड़ कंपनी यूज करेगी ग्रोथ के लिए और 375 करोड़ ऑफर फॉर सेल है फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो है वो इन्फो है। ये 9,000 करोड़ कंप्लीट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एक्सपेंशन में यूज होने वाला है। दोस्तों, बिना रिस्क और वैल्यूएशन इस बिजनेस को असेस करना इनकम्प्लीट रहेगा। पहले रिस्क की बात करते हैं। सबसे बड़ा रिस्क है कंपटीशन। आपने पहले फूड पांडा, टाइनी आउल जैसे बहुत सारी कंपनीज का नाम सुना होगा। ये सारे या तो बर्नआउट हो गए या तो इनको किसी ने परचेस कर लिया। उबर ईट्स जैसी कंपनी को भी इन्होंने परचेस कर लिया। तो अब इंडस्ट्री में केवल 2 प्लेयर रह गए हैं, जोमेटो और स्विगी, और दोनों का मार्केट शेयर इक्वल है, रफली 45% के आसपास है। लेकिन इसमें एक थर्ड प्लेयर एंट्री मार रहा है जो है अमेजॉन। बैंगलोर में कई पॉकेट्स में उन्होंने ट्रायल फेज शुरू कर दिया है और आपको और मुझे ये मालूम है कि अमेजॉन के पास बहुत पैसा है, लो कॉस्ट पैसा है, और चाहे तो वो मार्केट को बहुत अग्रेसिवली अप्रोच कर सकता है, जो जोमेटो के प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। सेकेंड, जो हमने यूनिट मैट्रिक्स देखे थे, यानी कि हमने देखा कि पिछले साल ऑर्डर की वैल्यू बढ़ चुकी थी जिसकी वजह से उनको हायर कमीशन मिले। इसके 2 कारण है। एक तो पॉसिबिलिटी है कि लॉकडाउन के कारण लोगों ने कंपलसरी, उनको बाहर जाना तो अलाउड था नहीं, इसीलिए ऑर्डर्स घर पे मंगाए, और दूसरा कि प्रीमियम रेस्टोरेंट जो पहले जोमेटो पे लिस्टेड नहीं थी उनको भी जोमेटो में लिस्टिंग करनी पड़ी। लेकिन जैसे ही नॉर्मल होगी वैसे लोग बाहर जाना शुरू करेंगे। तो क्या ये हाई पर ऑर्डर वैल्यू आगे सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, वो एक रिस्क हमें नजर आ रहा है इमीडिएट बेसिस पे। थर्ड रिस्क, अनसर्टेनिटी। दोस्तों, ऑनलाइन एक ऐसी बिजनेस है जो बहुत ही डायनेमिक है। कस्टमर लॉयल भी नहीं रहता है। जहाँ पे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, जहाँ पे सस्ता चीज मिलेगा, वहां पे इजीली वो शिफ्ट हो जाता है। और दूसरा कि इसमें चेंजिंग एनवायरनमेंट में चेंजेस, डिसीजन भी बहुत जल्दी लेने पड़ते हैं। जोमेटो एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है जिसका नाम है ग्रोफर्स, जो ग्रोसरी डिलीवरी में आपने सुना होगा। वहां पे वो 10% स्टेक लेने की सोच रहा है। ये ग्रोफर्स कंपीट कर रहा है विद बिग बास्केट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और टाटा ने उनको बैक किया हुआ है, एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज भी उस मार्केट में एंटर कर रहा है। तो ये देखने की बात होगी कि ग्रोफर्स उनके सामने कितना कंपीट कर पाएगा। ऐसी बहुत सारी बिजनेस अनसर्टेनिटी रहेगी जो एक रिस्क हमेशा जोमेटो के लिए बना हुआ रहेगा। फाइनली, वैल्यूएशन। दोस्तों, जोमेटो का वैल्यूएशन अगर आप एंटरप्राइज वैल्यू बाय सेल्स के मैट्रिक से मेजर करोगे तो इट इज अवेलेबल एट 25 टाइम्स ईवी बाय सेल्स। इसको अर्निंग्स के बेसिस पे मेजर करने का मतलब नहीं कि कोई लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ये जो वैल्यूएशन है, दिस इज हायर इफ यू कंपेयर टू ग्लोबल पीयर्स। ग्लोबल पीयर्स रफली 10 टाइम्स एंटरप्राइज वैल्यू बाय सेल्स के ऊपर अवेलेबल है और ये 25 टाइम्स पे है। इसको जस्टिफाई करने के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन एक रीजन ये है कि इंडिया अभी भी नेसेंट स्टेज पे है, ग्रोथ बहुत बाकी है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है कंपेयर टू ऑलरेडी डेवलप्ड मार्केट्स लाइक यूएस एंड चाइना। तो ये एक रीजन है हाई वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने का।
लेकिन एक रियलिटी भी है। वो रियलिटी ये है कि जितने भी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए जो पैसे का कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वेरी लो। इस वजह से उनको ऐसे हाई वैल्यूएशन पे भी बिजनेस फीजिबल लगते हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स चेंज होंगे, शायद यहाँ से इंटरेस्ट रेट अगर कल बढ़ना शुरू कर दिया तो ये वैल्यूएशंस डेफिनेटली हैम्पर होंगे। बाय द वे, फन फैक्ट, फरवरी में जोमेटो ने कुछ पैसे रेज किए थे और तभी इसका वैल्यूएशन आज के वैल्यूएशन के मुकाबले 30 to 40% लोअर था। ये इनके RHP में है, एक बार देख लेना। ऐसा क्या हुआ 4 महीने या 5 महीने में कि इनका वैल्यूएशन 30 to 40% बढ़ गया? दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। एंड फाइनली, मेरा क्या व्यू है जोमेटो के IPO को लेके। देखिए, मैं तो एक ट्रेडिशनल बंदा हूँ। अगर बिजनेस में प्रॉफिट दिखता है तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा, नहीं दिखता है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन बदलते समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए। तो इसको अप्रोच करने का नजरिया मैं भी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर से सीखता हूँ। एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर अपना सारा पैसा एक कंपनी में नहीं डालता है, वो रफली 5% से कम ही एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है और ऐसे 20-25 कंपनी का एक पोर्टफोलियो बनाता है। उसमें से अगर कोई कंपनी फेल हो गई तो उसको परवड़ेगा। सेम लॉजिक आप और मैं भी इस IPO में अप्लाई करने में लगा सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम बहुत पैसा इस IPO में लगाएं, लेकिन एक आध लॉट मैंने अप्लाई कर लिया, 15,000 का बेसिक इन्वेस्टमेंट है, मैं इतना तो डेफिनेटली इसमें अफोर्ड कर सकता हूँ और मैं करूँगा। शायद लिस्टिंग गेम पे मैं इसको बेच दूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा और ऐसे ही फ्यूचर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात, मैंने आपको इनिशियली कहा था कि इन्फो एज ने ये शेयर्स जो 375 करोड़ रेज करने वाले हैं वो हमें तो IPO प्राइस पे बेचेंगे 75-76 जो भी है, लेकिन इन्होंने ये शेयर अक्वायर किए थे 1.16 रुपी पर शेयर के प्राइस पे। तो दिस इज द प्रॉफिट द कंपनी इज अर्निंग आफ्टर टेकिंग ऑल द रिस्क। तो दिस इज अ फन फैक्ट विच यू शुड नो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।